हेलो फ्रेंड्स, इतिहास की व्याख्यान माला में आज हम जिस प्रकरण पर आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं वो प्रकरण है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस प्रकरण में हम समाज में जो परिवार हैं, जो समाज की सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद कुल, गोत्र, विवाह के नियम, विवाह के प्रकार, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा को अपनी आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकरण के सभी बिंदुओं को आपस में विस्तार से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिवार की जो इकाई है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हम परिवार कहते हैं तो इसका मतलब माता पिता, उसके बच्चे। ओके, परिवार से बड़ी इकाई कुल है। कुल एक प्रकार की परिवार का बड़ा रूप, जिसमें हमारे जो रक्त संबंधी हैं, जिनके बीच हमारा नैसर्गिक संबंध है, वो लोग आते हैं। चाचा, ताऊ, उनके बच्चे, उनका परिवार, ये सब एक कुल होता है। हम देखते हैं कि हमारे गांव में, हमारे आसपास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमारा विशेष संबंध होता है। तो क्यों? इसका मतलब उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज एक हैं। 2-4 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज एक थे। उनकी संतानें बढ़ करके आज एक बड़े कुल के रूप में स्थापित हैं। तो परिवार में रक्त संबंधी लोगों की एक इकाई होती है। दूसरा, कुल का बड़ा रूप होता है जाति। ये कुल का बड़ा रूप है। एक माता पिता से उत्पन्न संतानें कई घरों के रूप में जब परिवर्तित हो जाती हैं, 4-5 पीढ़ी, 5-6 पीढ़ी का अंतर हो जाता है और उसमें से कुछ लोग अलग अलग गांवों में भी जाकर के रहने लगते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाकर के बस जाते हैं। तो वो सभी जो कभी एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए थे, वो सब एक जात के रूप में जाने जाते हैं। ओके, तो कुल का बड़ा रूप है कुल की बड़ी इकाई। इनमें भी आपस में रक्त संबंध है। ओके, आप देखते हैं कि समाज में विभिन्न जातियां और जातियों में उपजातियां भी हैं। क्या कभी आपने सोचा कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये जो समाज में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कब और किसने बनाया? आइए हम थोड़ा पृष्ठभूमि में चलते हैं। भारत में जो वैदिक काल है, वैदिक काल का समय 1500 BC से इसको प्रारंभ मानते हैं, जब वेदों की रचना हुई। 4 वेद लिखे गए। उसके बाद उपनिषद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, आरण्यक, ये सब ग्रंथ लिखे गए। तो वैदिक काल में सबसे पहले समाज को नियमित करने के लिए वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। वर्ण व्यवस्था, इसको जरा समझ लीजिए। समाज को नियमित करने के लिए, समाज को मर्यादित करने के लिए वर्ण व्यवस्था की स्थापना वैदिक काल में होती है। वैदिक काल में जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद,
ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह वर्णन मिलता है कि एक आदि पुरुष या एक विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का पहला साहित्यिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ, इसका उल्लेख पुरुष सूक्त से मिलता है और इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण। इसी तरह वर्ण व्यवस्था के बारे में महाभारत में गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सभी वर्णों का कर्ता मैं हूं, सभी वर्णों का संहारक मैं हूं। तो महाभारत में भगवान कृष्ण के द्वारा भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में भी उल्लेख है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो सबसे प्राचीन अभिलेख ऋग्वेद में है, फिर उसके बाद गीता में है और विष्णु पुराण में भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त में उल्लेख मिला है उसमें विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। इसके आधार पर ब्राह्मण का काम था अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, जो अनुष्ठानिक कार्य हैं वो सब संपन्न करना, दान देना, दान लेना, ये सब ब्राह्मण का काम था। क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न थे, तो भुजाओं का काम होता है रक्षा करना। तो क्षत्रिय का काम होता था रक्षा करना, युद्ध करना, न्याय करना, यज्ञ करना, दान देना, ये क्षत्रिय का काम था। वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से हुई थी, तो वैश्य का काम था कृषि करना, उत्पादन करना, व्यापार करना, जितना उत्पादन से संबंधित, जीविका से संबंधित जो काम था वो सब वैश्य करता था। और शूद्रों की उत्पत्ति चूंकि पैरों से बताई गई है, अब शरीर का ऊपरी भाग ब्राह्मण, जिसका मुंह से जन्म माना जाता है, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य की, तो तीनों ये शरीर के ऊपरी भाग हैं जिनको कि पैर ढोने का काम करते हैं। तो चूंकि शूद्र की उत्पत्ति पैरों से मानी गई है, इसलिए शूद्र का काम इन तीनों वर्गों की सेवा करना। शूद्र का काम सेवा करना। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, इस वर्ण व्यवस्था में कर्म के आधार पर वर्ण था, कर्म का आधार रखा गया था। जो वर्ण व्यवस्था थी कर्म आधारित थी, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, वो कर्म आधारित थी। अंगिरस बड़े मनीषी संत हुए हैं, ऋषि थे। उन्होंने लिखा कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। अंगिरस के द्वारा जो ये कथन कहा गया है, ऋग्वेद में ये उल्लेख है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माँ अनाज पीसने वाली है। जो व्यक्ति जिस कार्य को करता था वो उसका वर्ण माना जाता था। जन्म से वर्ण नहीं होते थे और प्रारंभ में इन वर्ण व्यवस्था में कोई
छूत अछूत, उच्च निम्न यह भी नहीं था। हर व्यक्ति अपना अपना काम करता था, उसके कार्य के अनुसार उसका वर्ण होता था। जो अध्ययन अध्यापन का काम करता था वो ब्राह्मण, जो रक्षा का काम करता था, युद्ध करता था, वो क्षत्रिय, जो उत्पादन संबंधी काम करते थे वैश्य। तैत्तरीय उपनिषद में ये उल्लेख मिलता है कि वैश्य का काम कृषि और व्यापार करना है। ओके। इसी तरह शूद्र का उल्लेख है कि वो सभी वर्णों की सेवा करे, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि उनमें आपस में कोई इस प्रकार का सामाजिक विषमता, अछूत, इस प्रकार का संबंध नहीं था। ओके। धीरे धीरे जब समाज का विस्तार हुआ, मनुष्य के बहुत से काम हो गए, तो सभी कामों को इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत रखना संभव नहीं था। इसलिए जाति की उत्पत्ति हुई। जो जाति है, जाति की उत्पत्ति तब हुई जब मनुष्यों को इन 4 वर्णों के अंतर्गत समाहित करना मुश्किल हो गया। जैसे मान लो कोई बुनकर का काम करता था, कोई सुनार का काम करता था, कोई लोहार का काम करता था, कोई बढ़ई का काम करता था, तो इनको किस वर्ण में रखा जाए? तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए जातियां बनाई गई। और जाति का उल्लेख सबसे पहली बार अष्टाध्यायी और निरुक्त और अष्टाध्यायी में जाति का उल्लेख मिलता है। ओके। जब विभिन्न प्रकार के काम हो गए तो जो जिस काम को करता था उसकी वो जाति संज्ञा दे दी गई। ओके। अब इस प्रकार से जातियों की उत्पत्ति समाज में हो गई। ओके। आपने पढ़ा परिवार, कुल और जाति। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों के क्या क्या काम थे। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, गीता में भी मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है। महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि ब्रह्मा के मुंह से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। विष्णु पुराण में विष्णु के मुंह से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मानते हैं। ये अंतर है। पुरुष सूक्त में उसको विराट पुरुष कहा गया है, केवल अंतर ये है। ओके। अब हम गोत्र के बारे में पढ़ेंगे कि गोत्र क्या है। बच्चों, आप लोगों ने अपने घरों में अपने माता पिता को गोत्र शब्द का उल्लेख करते सुना होगा। आप सभी अपने गोत्र से परिचित भी होंगे, क्योंकि आज भी समाज में विवाह आदि के समय में हम गोत्र पूछते हैं, गोत्र संबंधी विचार करते हैं। तो गोत्र है क्या? गोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? गोत्र शब्द संस्कृत भाषा के शब्द गविष्ठ, संस्कृत भाषा का शब्द है गविष्ठ, गविष्ठ से उत्पन्न हुआ। गविष्ठ, जहां गायें रहती थी, गौशाला। जो गौशाला होती थी, ऋषि मुनियों के आश्रमों में गायें रहती थी, और ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने वाले लोग वो सभी गायों का दुग्धपान करते थे। तो जो लोग ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहते थे, गायों का दुग्धपान करते थे, वो लोग सब उस ऋषि की संतान माने गए। तो गोत्र व्यवस्था जो है वो ऋषियों से जुड़ी हुई है। किसी ऋषि के आश्रम में रहने वाले लोग उसके नाम के गोत्र से जाने गए। जैसे मान लो कोई गर्ग ऋषि के आश्रम में रहता था तो गर्ग गोत्र का हो गया, कोई अगस्त ऋषि के आश्रम में रहता था तो अगस्त हो गया। इस प्रकार अलग अलग ऐसे प्रारंभ में 13 गोत्रों का उल्लेख मिलता है। शुरू में 13 गोत्र थे। गोत्रों की उत्पत्ति इन ऋषियों से बताई गई, क्योंकि इन ऋषियों के आश्रमों में रह करके गौशाला का दुग्धपान करने वाले लोग
वो एक ही परिवार के माने जाते थे, उनमें एक रक्त संबंध माना जाता था, इसलिए उन गोत्र वालों के लिए नियम निर्धारित किए गए। तो ये बात समझ आ गई। ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने की वजह से उनसे गोत्र का नाम पड़ा, और ऐसे शुरू में 13 मुख्य गोत्र थे। गोत्र संबंधी नियम क्या था? पहला नियम, विवाह गोत्र में नहीं, गोत्र में विवाह नहीं होगा। दूसरा नियम था कि जो लड़की है उसका कोई गोत्र नहीं होगा, वो अपने वर का गोत्र अपनाएगी, अपने पति का गोत्र अपनाएगी। लड़की पति का गोत्र अपनाएगी। ये व्यवस्था हुई। गोत्र की उत्पत्ति और गोत्र संबंधी ये 2 नियम थे। आज भी समाज में हम शादी विवाह से पहले अपने जो पूर्वज हैं हमारे, ननिहाल पक्ष और पितृपक्ष, दोनों पक्षों के गोत्रों का मिलान करते हैं। पिता के पक्ष से 7 और ननिहाल के पक्ष से 5 गोत्रों का जो है बचाव किया जाता है, और उसके बाद शादियों का विधान है। जैसे समाज विकसित हो रहा है, ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, लेकिन वैदिक काल में ये व्यवस्था थी। तो गोत्र संबंधी जो विचार थे इस आधार पर रखे गए। चूंकि उनकी उत्पत्ति एक ऋषि से थी, और ऐसी स्थिति में उन लोगों में आपस में एक रक्त संबंध माना जाता था, और इसीलिए दूसरे गोत्र में तो विवाह हो सकता था, एक गोत्र में विवाह वर्जित था। ठीक, लेकिन क्या सभी लोग इसका पालन करते थे? नहीं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गोत्र के अंदर भी विवाह किया। ऐसे जो विवाह होते थे, जो गोत्र के अंदर होते थे, उनको अंतर विवाह, इंडोगेमी या अंतर विवाह, और ऐसे विवाह जो गोत्र के नियम के अनुसार थे, बहिर्विवाह जो गोत्र के बाहर होते थे, एक्सोगेमी। ओके, तो बहिर्विवाह तो मान्यता प्राप्त थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते थे जिन्होंने अंतर्विवाह किया। उल्लेख उदाहरण के रूप में, यम और यमी दोनों भाई बहन थे, लेकिन उनके विवाह का उल्लेख मिलता है। यम और यमी। इसी तरह ब्रह्मा ने सरस्वती का निर्माण किया, लेकिन स्वयं सरस्वती के साथ विवाह कर लिया। एक प्रकार से उनमें पिता पुत्री का संबंध था, इसीलिए ब्रह्मा निंदनीय माने गए, उनकी पूजा वर्जित हो गई। तो इस प्रकार के विवाह अंतर्विवाह थे। अंतर्विवाह को महत्व नहीं दिया जाता था, उसे निंदित माना जाता था। उस समय समाज में जो विवाह की पद्धतियां थी, राजा महाराजा लोग कई पत्नियों के साथ विवाह करते थे, बहुपत्नी विवाह। ऐसे लोग जो शासक वर्ग के थे, उनमें बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था। जो बहुत सी पत्नियां रखते थे, पॉलीगामी। और महाभारत में एक उल्लेख मिलता है बहुपति विवाह। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी कही गई, बहुपति विवाह। पॉलिएंड्री, इसका उल्लेख जो महाभारत में है, और उदाहरण द्रौपदी और पांडव के रूप में है। तो इस प्रकार से समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कई पत्नियों के साथ शादी करते थे, और कुछ ऐसी प्रथा थी जहां पर पत्नी एक होती थी, पति कई होते थे। ओके, तो समाज में ये व्यवस्था थी। लेकिन जो
पुत्री होती थी, पुत्री चूंकि समाज में उत्तराधिकार पुत्री को नहीं था, जो स्मृत ग्रंथ हैं जैसे मनुस्मृति, मनुस्मृति 200 BCE से लेकर 200 CE के बीच मनु नाम के व्यक्ति ने लिखी, ये उल्लेख मिलता है। इसमें उत्तराधिकार संबंधी नियम, सामाजिक नियमों का उल्लेख है। इसी तरह 2 पुस्तकें और हैं जो हिंदू धर्म की उत्तराधिकार संबंधी, मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर उसके लेखक हैं, दायभाग के जीमूतवाहन, ये दक्षिण के थे चालुक्य वंश में। मिताक्षरा इसको याज्ञवल्क्य स्मृति भी कहते हैं, इसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर और दायभाग के जीमूतवाहन। इन दोनों पुस्तकों में भी समाज के उत्तराधिकार से संबंधित नियमों का उल्लेख है। तो इन स्मृति ग्रंथों में पुत्री को उत्तराधिकार नहीं दिया गया है। समाज में पुत्र को उत्तराधिकार था, पितृ वांशिकता की परंपरा थी, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद प्रपौत्र, ये व्यवस्था थी। दक्षिण भारत में मातृवंशिकता थी, माँ के नाम से परिवार को जाना जाता था। तो उत्तर भारत में पितृवंशिकता, दक्षिण भारत में मातृवंशिकता, ये व्यवस्था थी। तो चूंकि पुत्री को उत्तराधिकार भी नहीं था, इसलिए पुत्री को विवाह के समय उपहार देना और पुत्री के विवाह को एक पुनीत कर्तव्य समझते थे, और इसीलिए पुत्री के विवाह को हिंदू धर्म में कन्यादान कहा गया। ओके, पिता अपनी पुत्री का विवाह सुयोग्य वर के साथ विधिवत शास्त्रोक्त तरीके से करता था और उसको जितना हो सकता था दान करता था, जिससे कि उत्तराधिकार में तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो जो विवाह के समय उपहार देता था वही कन्या को मिलता था। कन्या का विवाह एक पुनीत कर्तव्य के रूप में पूरा किया जाता था। आइए अब हम देखते हैं कि विवाह के कितने प्रकार थे, कौन कौन विवाह के प्रकार थे, उस पर चर्चा करते हैं।